हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2021-22 के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को यहां पर कवर करेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने हर यूनिट के जो है आपको प्रैक्टिस सेट विद डिटेल्स के साथ कंप्लीट कराया है। ऐसा कोई भी यूनिट नहीं बचा होगा जिससे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कराए हैं, वो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि एक गद्यांश आपको दे दिया जाता है और उसी से संबंधित 5 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रकार के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे और आपको भी सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन के सामने आपको पूरी तरीके से गद्यांश देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली करना क्या है कि वीडियो को पॉज करना है और इत्मीनान से क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है आपको गद्यांश को पढ़ के आपको क्या करना है, अपने आंसर को फाइंड कर लेना है। अगर डायरेक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा गद्यांश में तो उससे रिलेटेड करके जो है आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप जब अच्छे से गद्यांश को पढ़ते हैं तभी जो है आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहां पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप गद्यांश देख सकते हैं। साइड में आपको यहाँ पर गद्यांश आपको दिख रहा होगा। तो इतना बड़ा जो है गद्यांश है और इसी से संबंधित जो है आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन सभी प्रश्नों के आंसर भी इसी गद्यांश में आपको मिलेंगे। डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली आपको क्लू इसमें ऐसा मिल जाएगा जिससे आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। और देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया गया है इसी गद्यांश से रिलेटेड। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए एक निर्देश दिया गया है और निम्नलिखित परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा 1 से 5 के जो है उत्तर देना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इस पूरे गद्यांश से, और इसी में इसका आंसर होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। बस ध्यानपूर्वक आपको गद्यांश को पढ़ना होता है और इसे सॉल्व करने का 2 तरीका है। या तो सबसे पहले आप पूरे गद्यांश को पढ़ लें, या तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हुए चलें और स्टार्टिंग से गद्यांश को पढ़ें और अपने आंसर को फाइंड करते हुए चलें। और ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी यूं कह लीजिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला यूनिट ऐसा यूनिट है जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर इन 5 प्रश्न बनते हैं आपके, वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। और यूं कह लीजिए कि ये स्कोरिंग मार्क्स है, ये गलत नहीं होना चाहिए, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे और 10 नंबर आसानी के साथ आपको मिल जाएंगे। और आप सभी को पता है कि 1-1, 2-2 नंबर से बच्चों का नेट और जीआरएफ रह जाता है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करके यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको भी करना क्या है, यहाँ पर जैसे ही मैं क्वेश्चन को पढ़ के बताऊंगा वीडियो को पॉज करना है। गद्यांश आपके सामने है, इसीलिए मैंने हर क्वेश्चन के सामने ही गद्यांश को रखा है ताकि आपको बहुत अच्छे से सहूलियत हो। आप देखते हैं, अगर आपने पहले भी यूजीसी नेट का एग्जाम अगर दिया है तो आप देखते हैं एक बार में डिस्प्ले पे गद्यांश आपका पूरी तरीके से शो नहीं होता है यूजीसी नेट के एग्जाम में। लेकिन मैंने प्रयास किया कि एक बार में पूरा गद्यांश आपके डिस्प्ले पे शो हो ताकि आप अच्छे से आंसर दे पाए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आज के विपणनकर्ता निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इन 4 विकल्प में से ही आपको राइट आंसर बताना है। पहला है उपभोक्तावाद, बी यहाँ पर है सामाजिक बाध्यताएं, सी है अपने व्यवहारों की समर्थनीयता और डी है यहाँ पर प्रतियोगात्मक व्यवसाय। अब यहाँ पर सिंपली मैंने क्या कहा था, पहले गद्यांश पढ़ लेंगे तो भी अच्छी बात है, या तो पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर गद्यांश पढ़ेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा और उसके विकल्प को देखा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है अपने गद्यांश को पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि विपणनकर्ता, देखिए आप भी सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, आप भी सॉल्व करिए, इस तरीके से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। विपणनकर्ता सामाजिक मूल्यों और उत्तरदायित्व तथा उसी पृथ्वी जिससे हम पोषित होते हैं अपने संबंधों की पुनः समीक्षा कर रहे हैं। जैसे जैसे विश्वव्यापी उपभोक्तावाद और पर्यावरणवाद के आंदोलन परिपक्व हो रहे हैं, वैसे ही आज की विपणनकर्ता समर्थनीय विपणन प्रचलनों के विकास पर ध्यान दे रहे हैं और निगमित नैतिकता और सामाजिक दायित्व आज प्रत्येक व्यवसाय के लिए मुख्य विशेष बनते जा रहे हैं। आई थिंक कि हमने यहाँ तक पढ़ा और हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इसके बाद से भी आप एक लाइन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कुछ कंपनियां नवीनीकृत और विशेष पर्यावरणीय आंदोलनों की उपेक्षा कर सकती हैं। तो देखिए, बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि आज के विपणनकर्ता निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
विपणनकर्ता का मतलब होता है आपका मार्केटर। बेसिकली ये क्या करते हैं कि जो कस्टमर होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, वो किस प्रकार के जो है प्रोडक्ट उनको क्या कैसे कुछ पसंद है, उस पर ये ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे कि वो अपने उत्पाद को और उपयोगी और बेहतर बना सके ताकि कस्टमर उन्हें खरीद सके। तो बेसिकली आपको विपणनकर्ता का मतलब यहां पर क्लियर हो गया। तो बेसिकली देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि सामाजिक दायित्व आज प्रत्येक व्यवसाय के लिए मुख्य विषय बन जा रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बी, सामाजिक बाध्यताएं जो है यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, यहां पर क्वेश्चन को समझिए। आज के विपणनकर्ता यानी मार्केटर निम्नलिखित पर किस पर ध्यान करते हैं? सामाजिक बाध्यताएं, मतलब यहां पर बेसिकली किस प्रकार के कंज्यूमर या उपभोक्ता किस तरह के सामान को पसंद करते हैं। तो यहां पर बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, दायित्व या बाधाएं आप यहां से समझ सकते हैं। देखिए मैंने कहा था क्या स्टार्टिंग में, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली आपको आंसर यहां पर दिखाई देगा और उसे आपको समझना होगा। और ये कैसे आएगी? प्रैक्टिस के साथ आएगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जो है एक्यूरेसी के साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं आपको यहां पर स्पष्टता देने का प्रयास कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन को आप गलत ना करें। ये स्कोरिंग यूनिट होता है, ये हो गया आपका डीआई वाला यूनिट हो गया। इसके साथ मैथ और रीजनिंग वाले आपके यूनिट होते हैं जो कंबाइंड आपके कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, कुछ मैथ के और कुछ कथन निष्कर्ष से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये 3 यूनिट में आप जो है आसानी के साथ ये जो 15 क्वेश्चन होते हैं यानी कि 30 नंबर वो प्राप्त कर सकते हैं। हो सके बाय द वे आपके 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाए तभी भी आप 25+ यहाँ पर नंबर ले सकते हैं इन 3 यूनिट से। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है और आप सभी ने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। आइए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछा जा रहा है? तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आज के समाज की मुख्य चिंता का केंद्र बिंदु इन चारों विकल्पों में से क्या है? देखिए पहला ऑप्शन दिया गया विपणन रणनीतियां, इसके साथ साथ ग्राहक संबंध, और सी ऑप्शन है निगमित नैतिकता, और डी ऑप्शन है मुद्रा के लिए मूल्य प्रदान करना। तो यहां पर आपको जहां तक आपने गद्यांश पढ़ा है, क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, विकल्प आपने देख लिया, अब तो राइट आंसर आप बता नहीं सकते जब तक कि आप गद्यांश पढ़ नहीं लेते। तो आप देख सकते हैं कि यहां तक आपका हमने गद्यांश पढ़ लिया है कि प्रभावित कर सकते थे। इसके आगे से आपको गद्यांश को पढ़ना है। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि आज ग्राहक चाहता है कि कंपनियां सामाजिक और पर्यावरण जिम्मेदारियों के निर्वहन में नैतिक मूल्यों का ध्यान रखें। ऐसा कहाँ देखने को आपको मिलता है कि आज की जो कंपनियां आप देख सकते हैं क्या वो पर्यावरण हितैषी कार्य करते हैं? बहुत सारी कंपनियों के द्वारा वेस्ट निकलता है, केमिकल्स निकलते हैं और जहरीली गैस निकलते हैं जो आपके वातावरण में डिजॉल्व होते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने पैसे के दम पे जो है ये सबसे बच जाते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से पोल्यूशन भी फैलाते हैं लेकिन वो पैसे के दम पे बच जाते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है? नैतिकता नहीं होती, उनको कोई भी मतलब नहीं है, वो अपना अच्छे से रह लेते हैं, उनके पास बढ़िया घर है, बढ़िया हवा जो है ले लेते हैं, अब बेहतर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा लेते हैं। तो जब तक आपके अंदर नैतिक मूल्य नहीं होंगे तब तक आप दूसरों का भी ध्यान कैसे रहेंगे? तो यहां पर बेसिकली यही पे बताया जा रहा है कि आज का ग्राहक चाहता है कि कंपनियां सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के निर्वहन में नैतिक मूल्यों का ध्यान रखें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए यहां पर इतना ही आपने लाइन पढ़ा, आपको राइट आंसर यहां पर मिल गया। देखिए यहां पर आपको दिया है निगमित नैतिकता, तो बेसिकली आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर निगमित नैतिकता। आज के समाज की मुख्य चिंता क्या है या केंद्र बिंदु क्या है? तो निगमित नैतिकता, क्योंकि यहां पर आगे भी दिया गया कि सामाजिक दायित्व और पर्यावरण आंदोलन भविष्य में कंपनियों से अधिक सख्त मांग कर सकती है और कुछ कंपनियां इन आंदोलनों का प्रतिरोध करती हैं और तभी हरकत में आती हैं जब कानून या संगठित उपभोक्ता उन्हें बाध्य करते हैं। तो बेसिकली कोई आंदोलन होता है, कोई फैक्ट्री से बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, कोई हानिकारक गैस निकलती है तो उसके खिलाफ आंदोलन होता है, तब जाके कानून व्यवस्था जो है एक्शन में आती है और उस पर कार्रवाई करती है। तो ये कहीं ना कहीं उपभोक्ता जब बाध्य करता है तभी कंपनियां मानती हैं, लेकिन कंपनियां अपने अंदर ऐसी कोई नैतिकता नहीं होती है कि वो ऐसा कार्य करें जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो और कोई भी हानि ना हो। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये राइट आंसर है। तो आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है इसमें कि दूरदर्शी कंपनियां किस बात को प्राथमिकता देती हैं? तो देखिए यहां पर पहला ऑप्शन दिया गया कि समर्थनीय विपणन, और बी ऑप्शन है यहाँ पर कानूनी बाध्यता, सी ऑप्शन है संगठित उपभोक्ता का दबाव और डी ऑप्शन है बाजार में यथास्थिति।
अब आपको करना क्या है कि सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मेरे कहने से भी सॉल्व करिए और आपको फ़ायदा होगा निश्चित रूप से। आप मानिए अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर के, तो उसमें से सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर जाइए, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में और काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर कह लीजिए कि बैकबोन की तरह काम करता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और डिटेल्स के साथ अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कराने से ज़्यादा मैं आपको समझा रहा हूँ, ये ज़्यादा समय ले रहा हूँ, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और अपने आगे के गद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं। किंतु भविष्य दृष्ट कंपनियां अपने आसपास के दायित्वों को तुरंत स्वीकार कर लेती हैं और वे समर्थनीय विपणन को एक अवसर के रूप में देखती हैं ताकि वे अच्छा कर सकें। वे अपने उपभोक्ता और समुदायों की तात्कालिक आवश्यकताओं और उनके दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी सेवा प्रदान कर लाभ कमाने का मार्ग तलाशती हैं। तो देखिए मैंने कुछ ज़्यादा 2-3 लाइन पढ़ दिया, लेकिन आपको ऊपर ही आंसर मिल गया होगा कि किंतु भविष्य दृष्ट कंपनियां अपने आसपास के दायित्वों को तुरंत स्वीकार कर लेती हैं और समर्थनीय विपणन को एक अवसर के रूप में देखती हैं। तो देखिए यहाँ पर समर्थनीय विपणन आपको मिल जाएगा सबसे पहले नंबर पे, और यही क्या है आपका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर दिया गया कि दूरदर्शी कंपनियां किस बात को प्राथमिकता देती हैं, समर्थनीय विपणन को जो है ये प्राथमिकता देती हैं, क्योंकि उनको लंबे समय तक जो है अपनी कंपनी को चलाना है, बिजनेस करना है। तो जो आसपास की जिम्मेदारी है जैसे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना, तो उस जिम्मेदारी को ये लेते हैं और जो भी उनसे कुछ नुकसान हो रहा है मान लीजिए पर्यावरण के अकॉर्डिंग, तो उनको वो कंट्रोल करने का या अपने तरीका जो है कंपनी को चलाने का उसको बदलाव करते हैं ताकि वो लंबे समय तक अपनी कंपनी को चला सके और पूरी तरीके से ये जिम्मेदार लेती हैं। तो ये आपका समर्थनीय विपणन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि गद्यांश में ही देखिए एक आधो क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्लू टाइप में यहाँ पर दिया रहेगा आंसर, उसे ही आपको फाइंड करना होता है। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है इस गद्यांश के, इसमें पूछा जा रहा है कि परिच्छेद के अनुसार समर्थनीय विपणन को इस रूप में समझा जाता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला दिया गया तुरंत लाभप्रदता के रूप में समझना चाहिए, बी है आपका सामुदायिक भ्रामकता के रूप में समझना चाहिए, तीसरा है एक अवसर के रूप में समुदाय के लिए अच्छा करना समझना चाहिए, और डी है एक कठिन मुद्दे के रूप में समाज पर दीर्घकालीन बोझ के रूप में समझना चाहिए। तो इस पूरे गद्यांश में कह लीजिए या पूरे परिच्छेद के अनुसार जो है समर्थनीय विपणन को जो है किस रूप में समझा जाता है उसके संदर्भ में यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, उसी में से आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर बताने का जरूर प्रयास करें। देखिए यहाँ पर बाकी आगे के गद्यांश को पढ़ के आप राइट आंसर इजीली बता सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ तक पढ़ लिया था तलाश करती हैं, तो बेसिकली इसका आंसर ऊपर ही आपका जो है देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था कि कंपनियां अपने आसपास दायित्वों को तुरंत स्वीकार कर लेती हैं और वे समर्थनीय विपणन को एक अवसर के रूप में देखती हैं ताकि अच्छा कर सकें, और वे अपने उपभोक्ताओं और समुदायों के तात्कालिक आवश्यकताओं और उनके दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवा जो है प्रदान कर लाभ कमाना चाहते हैं। यानी कि कस्टमर को भी बेहतर चीज़ें दें और उसके बाद लाभ कमाने का, ऐसा नहीं कि पहली प्राथमिकता खुद लाभ कमाने का रहे और कस्टमर का नुकसान हो, ऐसा नहीं होता है। जो दीर्घकालिक कंपनियां सोचती हैं, नहीं दूर की सोचती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक अवसर के रूप में समुदाय के लिए अच्छा करना। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बढ़ के बताया था ना कि यहाँ पर जो है तत्कालिक आवश्यकताओं और उनके दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवा प्रदान कर लाभ कमाने के मार्ग जो है तलाश करती हैं दीर्घकालिक कंपनियां जो दूर की सोचती हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आपको मिल गया। थोड़ा सा इसमें टेक्स्ट में जो आप देखेंगे बदलाव है, लेकिन बेसिकली सेंटेंस पूरा वही कह रहा है कि एक अवसर के रूप में समुदाय के लिए अच्छा करना जो है सोचती हैं जो दीर्घकालिक कंपनियां होती हैं। तो यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसी पैटर्न पे आप सभी जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होते हैं उसी तरीके से सॉल्व करने का दो ही मेथड है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन जो है सॉल्व होता जाएगा और एक्यूरेसी आ जाएगी, कुछ भी गलत नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का संवेदनशील पूंजीवाद में समाविष्ट है, उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। देखिए पहला दिया गया कि सामाजिक मांगों की अपेक्षा कर लाभ कमाना,
बी है यहाँ पर नागरिक भावना से परिपूर्ण होना, और सी है सामाजिक संबंधों को बनाना, और डी है कानूनी बाध्यता के कारण हरकत में आना। अब देखिए सही विकल्प का आपको चयन करना है, यानी कि इन चारों में से ही आपको अपना राइट आंसर बताना है। तो बाकी का बचा गद्यांश जो उसे पढ़ लेना है। देखिए यहाँ पर दिया गया कि कुछ कंपनियां जैसे कि पेटागोनिया, बेन और जेरीज और टिम्बरलैंड मेथोड्स और अन्य संवेदनशील पूंजीवाद का प्रचलन करती हैं तथा स्वयं नागरिक भावना के परिपूर्ण और जिम्मेदारी दिखाती हैं, और वे सामाजिक संबंधों का निर्माण करती हैं। तो आप सभी को पता होगी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सामाजिक जिम्मेदारी होती है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से निर्वहन करती हैं। अपने देश में भी आप देख सकते हैं टाटा कंपनी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको लगता होगा इनडायरेक्टली कि ये सभी बड़ी कंपनियों में सभी एक ही जैसे हैं, लेकिन कुछ कंपनियां बेहतर होती हैं जो सामाजिक जिम्मेदारी, जैसे कि इतना सारा वो लाभ कमाती हैं कस्टमर से ही, तो वो उन पैसों को जैसे चैरिटी में भी दान करती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ पर शिक्षा का कम डेवलपमेंट हुआ है, कोई उनकी संस्था है वो काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बिजनेस लोगों से ही चलता है, तो लोगों के बारे में भी जिम्मेदारी लेना उनका कर्तव्य हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका नागरिक भावना से परिपूर्ण होना चाहिए उसको, इसके साथ साथ सामाजिक संबंधों को बनाना भी उनको होता है, इसलिए यहाँ पर बी और सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपका पूरा गद्यांश कह लीजिए कि विपणनकर्ता के ऊपर ही था, मार्केटर के ऊपर, और उनकी जिम्मेदारियां किस प्रकार की होनी चाहिए समाज के प्रति, उनके ऊपर। आप सभी देखते हैं कि आज की बहुत सारी कंपनियां मैक्सिमम जो है अपना लाभ जो है सोचती हैं, उसके बाद से जो है उन्हें कोई भी कस्टमर से या समाज से लेना देना नहीं होता है, वो लाभ कमाया और एक साइड हो गए। लेकिन कुछ कंपनियां होती हैं जो जिम्मेदारी लेती हैं और समाज में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको सॉल्व करने का भी प्रयास करती हैं, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो या हेल्थ सेक्टर में हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है मदद करने का प्रयास करते हैं। तो आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया इन 5 क्वेश्चन को कराने के लिए, लेकिन मैं बीच बीच में यही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन को आप कैसे बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं 10 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन आप एक ही क्वेश्चन में समझ जाएंगे तो आप उन 10 क्वेश्चन को खुद ब खुद जो है अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। आपको मैंने 2 तरीका बताया, पहले क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, सारे विकल्प को देख सकते हैं, फिर उसके बाद स्टार्टिंग वाइज गद्यांश को पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप पूरे गद्यांश को एक बार ऐसे पढ़ लेना है आपको, फिर उसके बाद से क्वेश्चन पढ़ते जाना और उसके बाद से राइट आंसर बताना है। तो ये दोनों तरीकों को इंप्लीमेंट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहली बार में थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और एक्यूरेसी आपके पास आ जाएगी, यानी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। ये सब मैंने बताया ना आपको, स्कोरिंग होता है, स्कोरिंग मार्क्स होता है, ये सारा कुछ यूनिट मैंने आपको बता दिया। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का हो गया, डीआई का हो गया, इसके साथ जो मैथ और रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये 15 जो क्वेश्चन आपके होते हैं 3 यूनिट के, यहाँ से 30 नंबर आपके बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाते हैं और काफ़ी ये हेल्प करते हैं आपके नेट और जेआरएफ दोनों को क्रैक करने में। तो आशा करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। और देखिए किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है, समझ में नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बारे में मैं बार बार आपसे बोलता हूं, क्योंकि कोई भी डाउट आपको अपने पास नहीं रखना है। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। इसके बाद भी नहीं समझ में आता तो भी आप बताइए, मैं कोई दूसरे तरीके से भी आपको बताने का प्रयास करूँगा। और इसके साथ साथ किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, एग्जाम रिलेटेड क्वेरी है, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। देखिए कमेंट में बहुत सारे कुछ आते हैं कि सर मेरा एग्जाम डेट कब है, क्या कुछ है, मैं सभी के जवाब देता हूं ताकि वो मिस गाइड ना हो या उनका एग्जाम छूटे ना, या कोई भी डाउट क्वेरी उनके पास नहीं रह जाए, जिससे वो अपने लक्ष्य के तरफ जो है अग्रसर होने में कहीं ना कहीं वंचित हो जाएं। तो मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के जवाब दूं और देने का प्रयास भी करता हूं, और मैक्सिमम लोगों का मैं जवाब दे देता हूं। तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो का सेशन कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और एप्रिसिएशन मिलता है। लगता है वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं दूसरे दोस्तों को, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल जाए। इसके साथ ही साथ बताइएगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के और भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैं डेट भी आपको बता देता हूं, ये डेट जो आपका है 25 सितंबर 2020 को शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का आया था। तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैकबोन का काम करते हैं एग्जाम को क्रैक करने में। तो अगर आपको आगे की अभी एग्जाम देना है, यानी कि जो नेक्स्ट जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होगा मार्च में होगा 2022 में, तो उसके लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अभी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए।
पेपर 1 के लिए और पेपर 2 आपका जो भी सब्जेक्ट हो उसके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हेल्प नहीं मिलेगी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, अगर पहली बार आप देने जा रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी यूजीसी नेट और जेआरएफ आप क्रैक कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि 2022 में पीएचडी करने के लिए नेट अनिवार्य कर दिया गया है, तो नेट की वैल्यू यूं कह लीजिए कि और भी बढ़ गई है। तो आप जल्द से जल्द नेट को क्वालिफाई करिए और आपके जो है उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।